हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का थर्ड मेजर टॉपिक द इंटर इकोनॉमी हम पिकअप कर रहे हैं। इसको स्टडी करेंगे, इसके कुछ टॉपिक्स को। और मुझे उम्मीद है कि जो ट्यूटोरियल्स मैं बना रहा हूँ चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, और आपको सारे क्वेश्चंस भी इसमें कवर करता चल रहा हूँ साथ साथ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड अभी तक बोर्ड के मेजर क्वेश्चंस कौन कौन से थे, और उनके पेन नोट्स दे रहा हूँ। वेबसाइट पे नोट्स मैंने बना के आपको PDF में डाले हुए हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और भी मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वेबसाइट पे पढ़े हैं, वहाँ से जाके आप हेल्प ले सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 ना आए इसका कोई चांस तो है ही नहीं। आप कमी करो तो भाई बात दूसरी है। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इंटर इकोनॉमी यानी कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस वर्ल्ड वॉर के बीच में 1914 से 1918 के बीच में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस क्या क्या हुए वो हमें स्टडी करना है, और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा। ब्रिटेन और US का केस, खासकर ब्रिटेन का केस हम लेंगे। और लेट्स एंटर इन द ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। आप देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल के दौरान। और ज़्यादातर इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ना, वही सब छाया हुआ है और ब्रिटेन का केस छाया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चंस इस तरह से स्टडी करने के बाद किस तरह से हमें आगे ट्यूटोरियल में बढ़ना है, आगे समझना है, जिससे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आसानी से लिखना आ जाए। तो चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। द इंटर वॉर इकोनॉमी यानी 1914 से लेके 1918 तक के बीच में क्या वॉर के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें पढ़ने हैं। आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था 28 जुलाई को शुरू हुआ था, और 11 नवंबर को जर्मनी के सरेंडर के साथ ही ये 1918 में ख़त्म हो गया था। देखिए 28 जुलाई आपको याद आ रहा होगा किस प्रकार से 28 जून को जो आर्कड्यूक फर्नांडिस थे, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के एम्परर बन थे, तो उनका उनकी वाइफ सोफ़ी के साथ असैसिनेशन कर दिया गया था। और उसके ठीक एक महीने बाद इन 28 जुलाई को, ये अपने जो मैंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं नोट सीरीज़ के और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि उसके बाद ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है वो सर्बिया के खिलाफ आक्रमण की घोषणा करता है। फिर डिफरेंट साइड्स होती हैं। सर्बिया की तरफ कुछ लोग, जैसे जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ हो जाता है, तो बुल्गारिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आ जाते हैं सर्बिया की साइड से। फिर रशिया भी आ जाता है सर्बिया की साइड से। तो तमाम विश्व युद्ध का रूप ये ले लेता है, जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न फ्रंट पे खेला गया था, मतलब सॉरी लड़ा गया था। खून खराबा बहुत हुआ था, वो सब देखते हैं। बुक में क्या लिखा है उसे हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में खासकर यूरोप में ही लड़ा गया था। हाँ, यूरोप में लड़ा गया था, और एशियन कंट्रीज़ उसमें ना के बराबर थी, है ना। कुछ मिडिल ईस्ट का पोर्शन, रशिया, उधर अमेरिका बाद में आता है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। मुझे कहा गया था कि सर आप जैसे पहले ट्यूटोरियल बना रहे थे कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करिए, तो उसको भी पिकअप करिए प्लीज़। बड़े लेंदी ट्यूटोरियल्स हो जाते हैं, बट यूनिक होते हैं, और हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं उसको फॉलो करूँगा। तो जो इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में महसूस किया गया। नोटेबली, खासकर जो दिखाई देता है साफ साफ, दैट इज़ नोटेबली फॉर आवर कंसर्न्स। फॉर आवर कंसर्न्स का मतलब हम यहाँ पर क्या चीज़ स्टडी करने चल रहे हैं कि इट प्लंज्ड, इट मतलब इसे युद्ध ने, विश्व युद्ध ने, प्लंज्ड का मतलब होता है जैसे थ्रो कर देना या कूद जाना या कूदा देना, है ना, शामिल हो जाना। तो इसने पूरी तरह से जो फर्स्ट जो इट प्लंज्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का पहला हाफ। आप जानते हैं 20th सेंचुरी का मतलब ये हो गया कि जो भी हम 19 से लिखते हैं वो आएगा इसमें, ठीक है। और 1999 तक का पूरा पोर्शन आता है 20th सेंचुरी में। तो 20th सेंचुरी के लगभग आधा का आधा 20वीं सदी को इस विश्व युद्ध ने ढकेल दिया था, मतलब एक प्रकार से थ्रू इनटू क्राइसिस, संकट में डाल दिया था। दैट टुक ओवर 3 डिकेड, जिससे उबरने में लगभग 3 दशक का समय लगा, है ना। ओवरकम का मतलब होता है इसे पार पाने में और इससे उबरने में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द वर्ल्ड एक्सपीरियंस्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमी। हाँ, अब चूँकि ये क्राइसिस का समय था, संकट का समय था, मुसीबतों का समय था, और जब आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है तो फिर तो पूरा जीवन चरमरा जाता है। तो इसका जो इम्पैक्ट था वो वाइड स्प्रेड था, इकोनॉमिक भी था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली, और कैटास्ट्रॉफिक वॉर था, पूरी तरह से बर्बादी, विनाशकारी युद्ध था ये, ठीक है।
वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इसी युद्ध के बीच में, मतलब शुरू और अंत के बीच में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं डिफरेंट फ्रंट्स पर, वो हमें स्टडी करना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वॉज फॉट बिटवीन टू पावर, दो पावर के बीच में ये लड़ा गया था, दो ध्रुवी थी, दो केंद्रीय शक्तियाँ थीं, है ना। ऑन द वन साइड वर द अलाइज, एक तरफ अलाइज थे जिसमें ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था, रशिया शामिल था, और लेटर जॉइंड बाय द यूएस, बाद में यूएस भी इसमें शामिल होता है। देखिए यूएस जो है वो यूएसए 1917 में शामिल होता है युद्ध में, ठीक है, अप्रैल में, अगर हाँ अप्रैल में वो शामिल होता है युद्ध में। उसकी वजह क्या थी कि जो जर्मनी था उसने जो अमेरिकन शिप्स थे, मर्चेंट शिप्स, उनमें आक्रमण करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए ब्रिटेन और जर्मनी तो लड़ ही रहे थे, तो ब्रिटेन में जो ब्रिटेन की जो टेरिटरी है उसके आसपास जो भी जहाज आ रहे थे तो उस पर जर्मनी आक्रमण करता चला जा रहा था। तो अंत में 1915 से ही आक्रमण शुरू हो गए थे, और अंत में अमेरिका ने जो एक नीति अपनाई थी कि हमें तटस्थ रहना है, हमें न्यूट्रल रहना है, हमें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो वो ऑप्शन अब ख़त्म होता नज़र आ रहा था। 1915 से आक्रमण शुरू हुए थे, 1917 में, फिर अप्रैल में वहाँ की कांग्रेस पास करती है प्रस्ताव और युद्ध में अमेरिका प्रवेश कर जाता है। दोनों विश्व युद्ध में वो बाद में आता है ना। इसमें जर्मनी ने आक्रमण किया था, और उस वाले द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जापान आक्रमण करता है। तो और जर्मनी जो है दोनों विश्व युद्ध में एंटी था, हारा ही था। तो एंड ऑन द अपोजिट वर्ड, अतः एक तरफ तो अलाइज हो गए, इनको आप याद रखिए, 1 मार्क क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप याद रखिए। ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी साइड कौन कौन लोग थे, सेंट्रल पावर्स थी, ठीक है, ये ट्रिपल एंटेंट भी कहा जाता था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड ऑटोमन टर्की। तब वो थोड़ा बड़ा था, आज तो टर्की जितना आपको दिखाई देता उतना ही नहीं था। तो ये तीन थे, इनके साथ बाद में जो है और भी फोर्सेस शामिल होती हैं, जैसे इसमें जो आप यूएसए देख रहे हो, इनके साथ इटली भी आ जाता है बाद में, और जापान भी शामिल होता है। जापान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो इनकी साइड था, विक्ट्री जो होती है अलाइज पावर की, उनके साथ था। व्हेन द वॉर बिगेन इन अगस्त 1914, तो वॉर अगस्त 1914 में शुरू होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा सा मॉस्किटो की प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैनी गवर्नमेंट्स थॉट इट वुड बी ए वेरी, अच्छा शुरुआत में ये था कि बहुत सी सरकारों ने सोचा कि क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये शुरू हुआ है जुलाई में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो 4-5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल लगे इस युद्ध को समाप्त होने में। और दोनों बार जर्मनी तो सरेंडर करता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है अंतिम सरेंडर जापान का होता है। एनीवे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज वॉर लाइक नो अदर बिफोर, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए थे ना, उसमें क्वेश्चंस कवर होंगे अब। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आप में यूनिक था, लाइक नो अदर बिफोर। तो ऐसा क्या खास था, देखिए पहली बात, द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, इसमें वर्ल्ड के एडवांस्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज शामिल थी, लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, औद्योगिक देश शामिल थे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की भरमार थी, इनोवेशंस और इंजीनियर्ड एंड मशीन प्रोडक्शंस, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहीं पे देखने को मिला था शुरू में। विच नाउ हार्नेस्ड द वास्ट पावर, हार्नेस मतलब ये हो गया कि मतलब हम किसी भी एनर्जी को, पावर को स्ट्रेंथ में अपने काम में लेके आते हैं तो उसे हार्नेसिंग कहते हैं ना। जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ जो है सोलर रेडिएशन को हम सोलर पावर के रूप में एक हार्नेस कर सकते हैं, विंड पावर को भी हम हार्नेस कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हवाएं भी चलती हैं बराबर, और रोकथाम पेड़ों की बहुत कम होती है, और रेडिएशन अच्छा खासा मिलता है। तो विच नाउ हार्नेस द वास्ट पावर, वास्ट मतलब विशाल शक्तियाँ थी उनके पास। देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री, दुनिया की मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन्हीं नेशंस में थी, जो नेशंस आपस में लड़ रहे थे, खासकर जो एलाइज कंट्रीज़ थी। अब वो उसी इंडस्ट्री का उपयोग अपनी ताकत को, युद्ध की ताकत को बढ़ाने में कर रही थी। टू इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे पर दर्द या दुख पहुंचाना, या मतलब यहाँ पे इन्फ्लिक्ट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमीज़, तो अपने दुश्मनों पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, कितना वो विनाश कर सकती हैं अपने दुश्मनों का, इन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन द एनिमीज़, तो वो सब कुछ ये नेशंस आपस में कर रहे थे। दिस वॉर वॉज दस द फर्स्ट मॉडर्न, और हाँ ये पहला
मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री से प्रोड्यूस्ड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इट्स फॉर द यूज़ ऑफ मशीन गन्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, केमिकल वेपन्स का। क्यों इंडस्ट्रियल वॉर था? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं एटसेट्रा, इन सब का इस्तेमाल हुआ और मैसिव स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर, लार्ज यूज हुआ था इनका। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज। अब ये जो प्रोडक्ट्स आपने देखे ना, ये घर में नहीं बनते, दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इनकी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, कल पुर्जे बनते हैं। और इंडस्ट्रियल नेशंस कौन से थे आप जानते हैं, मोस्टली वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका। तो दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ द मॉडर्न एज स्केल इंडस्ट्री, ना मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री के ये सब जो लार्ज। टू फाइट द वॉर, और युद्ध को लड़ने के लिए मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू बी रिक्रूटेड, तो लाखों सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर के कोने से, एंड मूव्ड, उन्हें ले जाया गया टू फ्रंट लाइन्स, लार्ज शिप्स में, ट्रेन्स में। फ्रंट लाइन मतलब होता है युद्ध के, जहाँ मतलब आमने सामने युद्ध की स्थिति को फ्रंट लाइन वॉर कहा जाता है। तो मोर्चों पर उन्हें ले जाया गया। द स्केल ऑफ डेथ, अब बर्बादी कितनी हुई, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन की बर्बादी इस प्रकार से थी कि 9 मिलियन, लगभग 90 लाख तो मारे गए, और 20 मिलियन लगभग 2 करोड़ तो उसमें घायल हुए। वॉज अनथिंकेबल, सोचा भी नहीं जा सकता था कि इतने बड़े पैमाने पे कभी कोई युद्ध होगा। बिफोर इंडस्ट्रियल एज, इंडस्ट्रियल एज के पहले कभी इस प्रकार का युद्ध ना हुआ था और ना सोचा गया था। विदाउट द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स, बिना इंडस्ट्रियल आर्म्स के इतना बड़े युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्रियल नेशंस थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था, इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, स्टील का प्रोडक्शन होता था। तो इतने बड़े पैमाने पे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यूज हो रहे थे, इंडस्ट्री की देन थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि इंडस्ट्री एज के बिना इंडस्ट्रियल आर्म्स होते ना, और इस प्रकार के युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती थी। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड, किल्ड माने जो मारे गए, और मेम्ड मतलब वही जो घायल हो गए, वर मैन ऑफ वर्किंग एज, ज़्यादातर उसमें अब सोल्जर्स ज़्यादातर यूथ ही होते हैं, तो वर्किंग एज मतलब कामकाज वाले लोग थे जिनकी इसमें एक अच्छी खासी संख्या में डेथ हुई और इंजरी हुई। दीज डेथ्स एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीज, तो अब जो वर्किंग एज वाले लोग हैं, जो एबल बॉडीड पर्सन हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी नेशंस के, तो जो यंग एज जो एबल बॉडीड पर्सन थे उनको डेथ एंड इंजरी का सामना करना पड़ा। तो इससे वर्क में जो वर्किंग फोर्स है वो कम हो गई, है ना। इंडस्ट्री पे, डिफरेंट वर्क स्टेशंस पे, वर्क प्लेसेस पे जो काम काज करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई। विथ फीवर मेंबर्स विद इन द फैमिली, क्योंकि फैमिलीज़ में जब डेथ हो रही है तो फैमिली में बहुत ही कम मेंबर रह गए, और मोस्टली हम यहाँ पे एबल बॉडीड वर्क फोर्स हम आदमियों को मानेंगे। तो हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइंड, फैमिली में लोग कम हो गए, घरेलू इनकम कम हो गई वॉर के बाद। तो युद्ध तो विनाश लेके आता है ना। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज़ व रिस्ट्रक्चर्ड, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि जब वॉर होता है तो कोई भी देश क्या करता है कि वो हथियारों को और जो सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म होती है, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं और उनके लिए जो फूड सप्लाई होती है, मतलब पूरा का पूरा फोकस युद्ध पे होता है। तो इसलिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस वक्त की जो इंडस्ट्रीज, उनको रीस्ट्रक्चर्ड किया गया। रीस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि जिसके लिए वो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता था तो उसमें चेंजेस लाए गए। अब क्या हो गया कि जो वार रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। इंटायर सोसाइटीज़ वर आल्सो रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर, और यहाँ तक कि इसका सोसाइटी पे भी असर पड़ा। अब क्या असर पड़ा वो हम देखते हैं। एज मैन वेंट टू बैटल, आदमी तो युद्ध में चले गए। वीमेन स्टेप्ड इन टू अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है किसी काम को करने की जिम्मेदारी लेना। तो अंडरटेक जॉब्स, तो वीमेन जो हैं उस तरह की जॉब्स को अब करने चली गई जो पहले आदमियों के लिए एक्सपेक्टेड थी। मतलब जहाँ पर आदमी काम पे जाते थे वहाँ औरतें जाना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें फैमिली को सपोर्ट करना था। फैमिली इनकम डिक्लाइन कर रही थी क्योंकि उनके लोग सेना में भर्ती थे और युद्ध में मारे जा रहे थे, घायल हो रहे थे। तो ये है, मतलब व्हाट वाज द सोसाइटल चेंजेस, हाउ द सोसाइटी वर रीऑर्गेनाइज्ड, द वीमेन स्टेप्ड इनटू टू डू द वर्क दैट वर मेंट मेनली फॉर मेन। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे पिक्चर्स तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं रहा हूँ, है ना। ये एम्यूनिशन फैक्ट्री है जहाँ पे हथियार बन रहे हैं, बॉम्ब बन रहे हैं फर्स्ट वॉर, और प्रोडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स इंक्रीज रैपिडली टू मीट द वॉर डिमांड्स। द वॉर लेड टू द स्नैपिंग, स्नैपिंग मतलब टू कट और टू, मतलब जो संबंध थे आपस में उनको स्नैप कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स, देखिए
अभी जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो निश्चित है कि रशिया यूक्रेन में जो कभी व्यापार हो रहा होगा वो ख़त्म, उनकी आपस की इकोनॉमिक लिंक्स ख़त्म। तो जब जब देश आपस में भिड़ गए विश्व युद्ध के दौरान, तो इन देशों के बीच में जो व्यापार चलता था, अब तो दुश्मन देश हो गए ना, वो ख़त्म, स्नैपिंग। तो इसलिए इस वर्ल्ड वॉर लेड टू स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स। मतलब दुनिया की बहुत बड़ी सी बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच में इकोनॉमिक लिंक्स टूट गए, उनके बीच में व्यापार रुक गया। विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर, क्योंकि वो अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। टू पे फॉर देम, टू पे फॉर देम का मतलब यहाँ पैसा वैसा पे करने से मतलब नहीं है, तुम हम पे हमारे 2 मारोगे तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे, ये वाली बात है। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस। ब्रिटेन का केस आपको खासकर पढ़ना कि युद्ध में जी जान से जुड़े थे कि हमें ही जीतना है, और दे वर इन्फ्लिक्टिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑन द एनिमीज। सो ब्रिटेन बोरोड लार्ज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम यूएस, तो यूएस बैंक से और यूएस पब्लिक से भी, है ना। अब आप कहेंगे सर यूएस पब्लिक कैसे? आपको मालूम है कि चाहे गूगल हो, जो अल्फ़ाबेट कंपनी की है वो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, क्या ये कोई गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं? नो, दे आर प्राइवेट कंपनीज़। और इनके पास इतना पैसा, अथाह पैसा है कि इनसे दूसरे देश उधार ले सकते हैं। तो इस तरह से यूएस पब्लिक से भी ब्रिटेन ने उधार लिया, ब्रिटेन ने यूएस में यूएस गवर्नमेंट से भी उधार लिया और यूएस पब्लिक से भी उधार लिया। दस इस तरह से द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेटर। तो इस प्रकार से जो युद्ध था, देखिए अब आप देखिए युद्ध के बाद कैसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस युद्ध की वजह से जो यूएस है वो इंटरनेशनल डेटर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर। द वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेटर, एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ज लेने वाले से एक अंतर्राष्ट्रीय कर्ज देने वाला देश बन गया। मतलब वो लोन सप्लायर के रूप में उभर कर आया, क्योंकि अमेरिका उस वक्त वो पार्टिसिपेट तो कर नहीं रहा था युद्ध में, वो 1917 में आया है, युद्ध 1914 में शुरू हो गया था। इन अदर वर्ड्स, इसको भी समझना ज़रूरी है, मतलब इतनी लाइनों को। इन अदर वर्ड्स, एट द वॉर्स एंड, दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो क्या स्थिति थी? स्थिति ये थी, मतलब सिचुएशन ये थी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर बड़ी कठिन हिंदी बोल देते हैं आप, तो सिचुएशन ये थी, पूरी तरह इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें तो फिर इस तरह से चैप्टर लेने का कोई मतलब भी नहीं होता। द यूएस एंड इट्स सिटीजन्स, मतलब अमेरिका एक तरफ और उसके लोग एक तरफ, यानी पूरा देश अमेरिका हम ले लेते हैं। ओन्ड, उसके पास थी मोर ओवरसीज़ एसेट्स। ओवरसीज़ का मतलब होता है कि अमेरिका को छोड़कर जो बाकी देश थे। एसेट्स का मतलब संपत्तियाँ, उसमें चाहे कैश हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, मतलब बैंक बैलेंस हो, और सोना चांदी, मतलब अचल जो मूव ना कर सके आपके साथ, आपकी जेब में चल ना सके, वही एसेट हो गई। तो ओन मोर ओवरसीज़ एसेट्स, यूएस और उसके लोगों के पास अन्य देशों में उनकी संपत्तियां जितनी थीं देन फॉरेन गवर्नमेंट्स, दूसरी तरफ फॉरेन गवर्नमेंट्स थी, अमेरिका को छोड़ के सारी की सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स होंगी, एंड सिटीजन्स ओन्ड इन द यूएसए, उनकी जो संपत्तियां यूएसए में थी। मतलब कि यूएसए को छोड़कर बाकी देशों की जो संपत्तियां यूएसए में थी उससे कहीं ज़्यादा यूएसए और उनके लोगों की संपत्तियां दूसरे देशों में थी। यानी कि यूएस की जो वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल विच वॉज लार्जर देन अदर कंट्रीज़, ये कहने का मतलब हुआ। तो निश्चित है कि भाई यूएस एक क्रेडिटर बन के तो उभरा ही, क्योंकि दुनिया भर में उसका पैसा फैला हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा से क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस थे और मैं चलता हूँ आपको पहले क्वेश्चन में लेके। देखिए व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। निश्चित है कि आप आसानी से ये पॉइंट्स समझ जाएंगे। अब जैसे लास्ट में लिखा है डेथ एंड इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्क फोर्स इन यूरोप, साथ में के लिए जगह नहीं थी तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट दे दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्यूटोरियल अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद अगर आपने ध्यान से सुना होगा, बुक लेके बैठे होंगे, देख रहे होंगे, तो हर एक पॉइंट इसका आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं कि व्हाई इज़ इट सेड दैट देयर वाज नो अदर वॉर अर्लियर लाइक द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सो हॉरिबल वॉर लाइक नन अदर बिफोर। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ट्यूटोरियल 1 घंटे के ऊपर जाएगा, आप देख लीजिए।
कुछ भी समझ में ना आए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पर्सनली संपर्क करिए। आई एम वेरी वेरी मच ईगर टू हेल्प यू आउट। हाँ, ये बात दूसरी है कि भाई मैसेज का रिप्लाई करने में टाइम लग सकता है। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप एक वीडियो बना के छोटा मेरे पास भेजिए ना, उसमें क्वेश्चन पूछिए आप, मैं आप शामिल भी करूँगा इस ट्यूटोरियल में। जो भी डिवोटेड ट्यूटोरियल्स होंगे आपकी क्वेरी को लेके, और मैं एक्सप्लेन करूँगा उनको। और क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने ब्रिटेन का केस आपको पढ़ाया, ठीक है। तो अभी हमको आगे पढ़ना भी है, ठीक है, को हम बाद में लेंगे, ठीक है। अभी इसको हम हटाते हैं। ये है इंटर वॉर इकोनॉमी है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, कब से कब लड़ा गया, कहीं कहीं आपको ये अगस्त 1914 भी मिलेगा। और ये 2 ब्लॉक्स थे, ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से थे, यहाँ आप देख लीजिए। इफ़ेक्ट्स क्या हुए ये पूरे हैं, आप स्टडी कर लीजिए। नोट्स हमने जो है आपको वेबसाइट पे भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, पर वो अलग हैं, ये अलग है ना। ये मैंने पेन से अलग बनाए हैं, वो कॉपी नहीं किया गया है। और ये पोस्ट वॉर रिकवरी अभी हम पिकअप करने चल रहे हैं, ठीक। देखिए सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। वीमेन अंडरटुक जॉब्स अर्लियर मेंट फॉर मैन एंड ब्रिटेन बोरोड हैवली फ्रॉम यूएस बैंक्स एंड यूएस पब्लिक, यूएस बिकम्स एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, सब मैंने पॉइंट्स आपके लिए दिए हैं। चलिए लौटते हैं। पोस्ट वॉर रिकवरी, अब युद्ध तो ख़त्म हो गया, अब देश को लाइन पे लेके आना है, सही स्थिति में लेके आना है, फिर से उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। तो इसमें हम ब्रिटेन का ही केस, कहीं कहीं यूएस को भी हम पढ़ेंगे। पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी प्रूव डिफ़िकल्ट। इकोनॉमिक रिकवरी का मतलब यही देश की इनकम को बढ़ाना है। इनकम के लिए क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिमांड, सप्लाई और ट्रेड, है ना, वो सब चीज़ें सुधरनी चाहिए। तो ब्रिटेन के लिए मुश्किल था। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड। प्री वॉर पीरियड मतलब युद्ध शुरू होने से पहले तो एक लीडिंग इकोनॉमी था, है ना। इन पार्टिकुलर फेस्ड अ प्रोलॉन्ग टाइम, पूरे विश्व युद्ध में इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन खासकर को लंबा संकट का समय झेलना पड़ा। प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्गर टाइम, क्राइसिस मतलब डिफ़िकल्ट और ट्रबल्ड टाइम्स। व्हेन ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्युपाइड विद वॉर, प्री ऑक्युपाइड का मतलब यहाँ हो गया बिजी, जब वो युद्ध में घिरा हुआ था, युद्ध में बिजी था। इंडस्ट्रीज़ हैड डेवलप्ड इन इंडिया एंड जापान। हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि ये आपने पढ़ा होगा द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म, हाँ नेशनलिज्म इंडिया में पढ़ा होगा, या पिछले साल आपने 9 में पढ़ा होगा कि किस प्रकार से जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था तो उसने भारत को मौका दिया कि भारत की इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर सके। तो वॉर के दौरान इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप होती हैं, जापान में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब ये इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं तो निश्चित है कि ब्रिटेन वॉर में बिजी था, तो वो अपने वहाँ वॉर टाइम प्रोडक्शन करा रहा था अपनी इंडस्ट्रीज़ में, है ना। इस वजह से वहाँ पे वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जो नॉर्मली होता था। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ने उसको पूरा किया, उद्योगपति ने उसको पूरा किया। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रीकैप्चर, ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब वॉर ख़त्म हो जाता है तो ब्रिटेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट, उसके लिए आसान नहीं था, है ना, उसको मुश्किलात पेश आई टू रीकैप्चर इट्स अर्लियर पोजीशन, कि वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को इंडिया में या अपनी जो कॉलोनीज़ हैं खासकर इंडिया, वहाँ पर वो अपनी पुरानी पोजीशन पे जा सके, जब वो डोमिनेंट रोल उसकी इंडस्ट्रीज़ का था, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया में। तो अब भारत की इंडस्ट्रीज़ अच्छा खासा कंपटीशन दे रही थी। पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट्स में वो पुरानी डोमिनेंस नहीं प्राप्त रिगेन कर पाया, रिकैप्चर कर पाया, और साथ ही साथ कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली, उसे जापान के साथ भी इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना पड़ रहा था। और जहाँ कम्पीट करना पड़ता है भाई, वहाँ पे तो आपको मेहनत और क्वालिटी देनी पड़ेगी। मोर ओवर, और भी चीप, मतलब क्वालिटी एट चीपर रेट। मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा भी टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर, जब युद्ध चल रहा था तो वॉर एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, फाइनेंस का मतलब होता है कि उसके खर्च को उठाने के लिए, उसका खर्च वहन करने के लिए, उसके खर्च को पूरा करने के लिए ब्रिटेन हैड बोरोड लिबरली फ्रॉम द यूएस। लिबरली मतलब दिल खोल के उधार लिया खूब, और यूएसए ने दिया भी। दिस तभी तो लिखा गया ना कि यूएस एक इंटरनेशनल क्रेडिटर के रूप में बन के आया। दिस मेंट दैट, इसका मतलब ये था कि एट द एंड ऑफ द वॉर, यानी युद्ध के जब ख़त्म हुआ तो क्या स्थिति थी, ब्रिटेन वॉज बर्डन्ड विद ह्यूज एक्सटर्नल डेट्स। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के ऊपर बाहरी कर्जा बहुत ज़्यादा था, जिसमें यूएस का कर्जा सबसे ज़्यादा था।
द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम। तो एक तरफ जो है वॉर ब्रिटेन के लिए तो बड़ा हानिकारक साबित हुआ, लेकिन द वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, एक इकोनॉमिक बूम भी हमें देखने को मिला। बूम का मतलब होता है कि किसी भी ट्रेड इकोनॉमिक एक्टिविटी में उछाल, जम, तेजी आ जाना। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ इकोनॉमिक बूम आया युद्ध के समय में? सीधी सी बात है, युद्ध में काम आने वाली चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। जिसका प्रोडक्शन बढ़ गया, निश्चित है कि इकोनॉमिक बूम उस क्षेत्र में आया होगा। दैट इज टू ए लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि उस वक्त लार्ज इंक्रीज इन डिमांड में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी देखी गई। क्यों? क्योंकि वॉर टाइम जो रिलेटेड गुड्स थे उनके प्रोडक्शन में आदमियों को लगाया गया था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। और गवर्नमेंट खरीद रही थी उन सब चीज़ों को, है ना। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, और जब वॉर ख़त्म हुआ, वॉर टाइम बूम इसे कहते हैं। जब तक युद्ध चला तब तक ये सब बूम बना रहा, जब ख़त्म हो गया युद्ध, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड। प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, और सिकुड़ना का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कम हो गया, डिक्रीज्ड। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब जब डिक्रीज हुआ तो निश्चित है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, आदमियों को हटाया जाएगा वहाँ से। भाई जहाँ पर उत्पादन में कमी आती जाएगी वैसी छटनी भी होती जाएगी, आदमी को हटाया जाएगा। इंक्रीज एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स। मुझसे पूछा गया था, ये जो मैं पहले अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इसको, कि द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज़। ये मुझसे आइंस्टीन पब्लिक स्कूल की छात्रा मुझसे सृष्टि ने पूछा था, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि बहुत से लोग तो इसको पार कर गए होंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए, पहले ब्लॉट का मतलब होता है कि फूला हुआ, सूजा हुआ। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूँ कि जिस समय इकोनॉमिक बूम, वॉर टाइम बूम देखा गया, तो जब वॉर एंड हो गया तो फिर जो डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट सब में कमी आनी शुरू हो गई। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ वॉर ख़त्म हुआ और वहाँ दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि गवर्नमेंट रिड्यूस्ड ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स। ब्लोटेड मतलब अब यहाँ पे फूला सूझा हुआ एक्सपेंडिचर तो होता नहीं है, तो वॉर टाइम जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी बढ़ गया था। वॉर टाइम एक्सपेंडिचर वॉज वेरी लार्ज, ठीक है, ये वॉर टाइम एक्सपेंडिचर हो गया। अब वॉर एंड हो गया, जब वॉर एंड हो गया तो ये एक्सपेंडिचर का लेवल क्या रहेगा? नहीं, ये नीचे आएगा, बल्कि वॉर टाइम एक्सपेंडिचर ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ़र्क, जो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट में इसका असर पड़ता है। वॉर टाइम एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद, तो वॉर टाइम एक्सपेंडिचर को लेवल पे लाया गया। एक पीस, वॉर टाइम हो गया, उसका अपोजिट हो गया पीस टाइम, ठीक। तो पीस टाइम एक्सपेंडिचर तो डिफरेंट होगा और वॉर टाइम एक्सपेंडिचर डिफरेंट होगा, ठीक है। पीस टाइम एक्सपेंडिचर आदमी जो किसी भी देश की इनकम कहाँ से आती है? टैक्सेस से आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस से इनकम आती है। तो इस टैक्सेस से जो इनकम रिसीव हो रही थी उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा वॉर एक्सपेंडिचर में जा रहा था वॉर टाइम के दौरान, ठीक। जब वॉर टाइम नहीं होता तो पीस टाइम में इसी टैक्सेस का, टैक्सेस मीन जो रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये रेवेन्यू एक नॉर्मल पीस टाइम कंडीशंस में देश अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यूज़ करता। तो वॉर टाइम एक्सपेंडिचर को जो ब्लॉटेड हो गया था, काफ़ी बढ़ गया था, उसे रिड्यूस किया गया। अब पीस टाइम नॉर्मल कंडीशन में कंट्री कैसे चलती है, और नॉर्मल टैक्स मतलब जो नॉर्मल रेवेन्यू टैक्सेस से निकल के आता है उसी से कंट्री को चलाने की कोशिश की गई। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी खास बात है, टैक्सेस तो यहाँ भी रहे होंगे। निश्चित है टैक्सेस यहाँ रहे होंगे, लेकिन वॉर टाइम एक्सपेंडिचर जब काफ़ी बढ़ गया, काफ़ी प्लस हो गया, तो इसकी भरपाई लोन से की गई, या ज़्यादा मुद्रा छाप के भी हम कर सकते हैं, करेंसी छाप कर सकते हैं। तो लोन फोन जो लिया गया एक्सपेंडिचर को फुलफ़िल करने के लिए किया गया। अब पीस टाइम में हमें लोन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई वॉर नहीं है। हाँ, लोन आप जो नॉर्मली पीस टाइम में लेते हो भले आप लीजिए, लेकिन इसकी जो बंदिशें थी, मजबूरियाँ थी, वो ख़त्म हो गई। तो नॉर्मल टैक्स से जो इनकम है दैट इज़ पीस टाइम रेवेन्यू, ठीक। वो बात यहाँ का है। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया है, इंडिया में कोई वॉर नहीं हो रहा है, नॉर्मल पीस टाइम कंडीशन है, जो रेवेन्यू इंडिया का आता है टैक्सेस से, वो उससे सरकार अपने देश को संभाल रही है, विकास कर रही है। लेकिन कभी इसका पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, बांग्लादेश से युद्ध, चाइना से युद्ध हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि नॉर्मल कंडीशंस रहेंगी?
बहुत ज़्यादा उन्हें डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा, उस खर्च करने के लिए करेंसी छापनी पड़ सकती है, या कई देशों से उधार लेना पड़ सकता है, या अपनी जो नॉर्मल इकोनॉमिक जो सैंक्शंस लगाने पड़ सकते हैं, है ना, और एक्सपेंडिचर ख़त्म करने पड़ सकते हैं, जिससे पब्लिक पे दबाव बन सकता है। तो वो हलचल सी हो जाती है एकदम से, और जब हलचल नहीं रहती तो किसी देश की इनकम उसके टैक्सेस से होती है, वो अपना देश चलाते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड वार एक्सपेंडिचर टू ब्रिंग देम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यू। तो पीस टाइम रेवेन्यू जो नॉर्मल टैक्सेस से होता है उसी से अपने देश को संभालने की कोशिश की गई। वार टाइम ब्लोटेड एक्सपेंडिचर रिड्यूस किया गया, यानी लोन ख़त्म किया गया। दिस डेवलपमेंट्स लेड टू ह्यूज जॉब लॉसेस। अब निश्चित है कि जब प्रोडक्शन कम होगा तो जॉब लॉस देखने को मिलेगा, है ना। भाई वॉर टाइम में तमाम इंडस्ट्रीज़ में धुआंधार उत्पादन हो रहा था, बॉम्ब्स का, एम्यूनिशन का, वर्दियों का, बूट चाहिए उनके लिए, क्या नाम कहते हैं, सोल्जर्स के लिए, है ना, उनके लिए फूड सप्लाई चाहिए, सारी चीज़ें, है ना। ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी खर्च हो रहा था। इन 1921 1 इन एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर्स, यानी हर 5 में से 1 ब्रिटेन में बेकार था। इंडीड मतलब सच में, वास्तव में, एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी, एक तो चिंता थी और एक अनिश्चितता, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ पता नहीं। दिस इज़ अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क, तो काम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये अनसर्टेनिटी छाई हुई थी। बिकेम एन एंड्योरिंग पार्ट ऑफ द, एंड्योरिंग पार्ट का मतलब लोगों को ये चीज़ें सहन करनी पड़ रही थी, एक नॉर्मल सोच लोगों में भरी हुई थी, ये जो एंग्जाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क ऑफ द पोस्ट वॉर सिनेरियो। सिनेरियो मतलब नज़ारा, दृश्य। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में जो हालत थे वो मैंने आपको बता दिए। एक वार टाइम इकोनॉमिक बूम जब रिड्यूस हुआ, वार टाइम इकोनॉमिक बूम ख़त्म हुआ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, क्योंकि वॉर टाइम रिलेटेड गुड्स का जो प्रोडक्शन था और डिमांड थी, कंजम्पशन था, वो कम हो गया, ख़त्म हो गया। मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ वर आल्सो इन, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, एक नॉर्मली जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, वो किसानों का क्या हाल चाल था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का क्या हाल चाल था। मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ वर आल्सो इन क्राइसिस, तो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ भी क्राइसिस में थी, संकट में थी। कंसीडर, यहाँ वीट का एग्जांपल दिया गया, कंसीडर द केस ऑफ वीट प्रोड्यूसर्स। जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ जैसे कि ट्यूटोरियल थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए भाई। बिफोर द वॉर, युद्ध के पहले, ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ वीट, मतलब जहाँ देखिए आप फ्रांस को छोड़ दीजिए, जर्मनी को भी छोड़ दीजिए, ब्रिटेन अब यूरोप में है ही नहीं, उसको छोड़ दीजिए, स्पेन को छोड़ दीजिए, मतलब इधर आप आइए थोड़ा सा रशिया की तरफ, ग्रीस है आपका इधर, ग्रीस को भी छोड़ दीजिए, अब रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और हंगरी, ये सब के सब इसी में ईस्टर्न यूरोप में आ जाएंगे। बाल्टिक कंट्रीज़ भी उसके अंदर आ जाएंगी, यूक्रेन भी उसके अंदर आ जाएगा जो अभी युद्ध में फंसा हुआ है। तो ये आप ईस्टर्न यूरोप से ज़्यादा धनी है वेस्टर्न यूरोप। बिफोर द वॉर ईस्टर्न यूरोप वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ वीट, तो युद्ध के पहले, जब युद्ध शुरू हुआ 1914 के पहले, तो क्या सिचुएशन थी, सिचुएशन ये थी कि ईस्टर्न यूरोप में जो है वीट का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता था, एक मेजर सप्लायर था ईस्टर्न यूरोप वर्ल्ड में। गेहूँ की सप्लाई ईस्टर्न यूरोप के देशों से दुनिया भर में होती थी, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल था ना वर्ल्ड। व्हेन दिस सप्लाई वाज डिसरप्टेड, लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया तो ये डिसरप्ट हो गई, ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, मतलब जो ईस्टर्न यूरोप था वहाँ से जो सप्लाई जाती थी वीट की, वो रुक गई, क्योंकि अभी मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि इकोनॉमिक लिंक्स स्नैप हो गए थे। तो अब यही है ना, वैक्यूम नहीं रहता। जब वॉर टाइम, जब वॉर रिलेटेड प्रोडक्शन शुरू हुआ तो इसमें इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी आगे आने का मौका मिला। जहाँ इंडस्ट्रीज़ वॉर टाइम रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता था इंडस्ट्रीज़ में, उसकी भरपाई भारत की कंपनियां कर रही थी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि व्हेन दिस सप्लाई वर डिसरप्टेड ड्यूरिंग द वॉर वीट प्रोडक्शन, तो कनाडा में, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में वीट प्रोडक्शन बढ़ गया। अभी दुनिया में तो वीट चाहिए ना, आप नहीं दोगे तो कोई दूसरा आएगा देने के लिए, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया और कनाडा, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ वीट प्रोडक्शन बढ़ा लिया। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि इसकी वजह से क्या क्या हुआ था, किस प्रकार के सेटलमेंट्स देखने को मिले थे और किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल वर्ल्ड के बनाने में इस सिचुएशन ने, जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो वीट का प्रोडक्शन बढ़ता है, उसने कैसे मदद की। भैया पिछला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए।
एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, तो एकदम ड्रामाई अंदाज में यहाँ प्रोडक्शन देखने को मिला। ईस्टर्न यूरोप में समाप्त, तो यहाँ प्रोडक्शन बढ़ गया। बट वंस द वॉर वॉज, अब क्या होगा, वॉर ख़त्म हो गया। वॉर ख़त्म हो गया तो ईस्टर्न यूरोप में नॉर्मल पीस कंडीशंस में फिर से वीट का प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वहाँ वीट का प्रोडक्शन का क्लाइमेट है। प्रोडक्शन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव्ड मतलब पुनः अगेन स्टार्टेड। तो ईस्टर्न यूरोप में वीट की सप्लाई फिर बढ़ गई एंड क्रिएटेड अ ग्लट। ग्लट का मतलब होता है एक प्रकार से भरमार हो गई मार्केट में वीट की। ग्लट इन वीट आउटपुट मतलब पड़ा है, बिक नहीं रहा है, दिस इज का ग्लट। ग्रेन प्राइसेस, तो नतीजा क्या होगा, देखिए भाई, ईस्टर्न यूरोप से भी वीट आने लगा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा, यहाँ से भी वीट मार्केट में पहुँचने लगा। अब भाई ख़रीदने वाले तो कम है ना, अब वीट ज़्यादा हो गया तो डिमांड गिर जाएगी। मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जब खरीदार कम होंगे, माल ज़्यादा होगा तो दाम गिरेगा, और जब खरीदार कम होंगे, माल कम होगा, खरीदार ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो प्राइसेस जो हैं ग्रेन की, यानी कि जो अनाज की कीमतें हैं वो गिरने लगी। जब अनाज की कीमत गिरती है तो किसान को उसका दाम नहीं मिलता, तो रूरल इनकम भी कम होने लगी। अब रूरल इनकम कम होने लगी तो फार्मर्स भी बेचारे कर्ज के तले दब गए, क्योंकि वो भाई खर्चा निकालने के लिए साहूकार से, महाजन से या बैंक से कहीं ना कहीं से कर्ज लेके अपने जीवन को चलाएंगे कि चलो अगली बार जब पैदावार होगी तो उसमें बेच के हम अपना खर्चा निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई भाई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे पोस्ट वॉर रिकवरी का, या ड्यूरिंग वॉर और फिर पोस्ट वॉर क्या असर देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए, ड्यूरिंग वॉर ईस्टर्न यूरोप की सप्लाई बंद, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ गई। लेकिन पोस्ट वॉर सिनेरियो क्या देखने को मिला कि ईस्टर्न यूरोप से फिर से सप्लाई स्टार्ट हो गई। अब जहाँ वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया का था, उसकी वजह से गलत हो गया मार्केट में और एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी बैठने लगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वॉर और इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वॉर ब्रिटिश इकोनॉमी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे, है ना। द ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें, है ना ये। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ हमने जो आंसर्स हैं थोड़े छोटे लिए। आपको वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर 1 2 3 मतलब दो या 3 वर्जन आपको आंसर के देखने को मिल सकते हैं। ये मेरी मेहनत है जो मैंने आपके लिए की है। और कोई क्वेश्चन देखें, ये देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पोस्ट फर्स्ट वॉर पीरियड। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटेन, है ना, ये सब बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है मैंने। और क्वेश्चन है कोई, ये देखिए, मतलब वही क्वेश्चन था जो यहाँ आपने देखा है, लगभग वही क्वेश्चन यहाँ भी है, थोड़ा सा डिफरेंट आंसर है, देख लीजिए आप। ये 2010 में पूछा गया था और ये 2013 में पूछा गया था। ये पोस्ट वॉर रिकवरी के नोट्स हैं, केस ऑफ ब्रिटेन आप देखिए। और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट के कारण यहाँ लिखे हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में क्राइसिस देखने को मिलता है, जिसमें केस ऑफ वीट आपको पढ़ना है। तो मैंने अपने ढंग से इनको कैटेगराइज किया है, पॉइंट्स निकाले हैं, बनाए हैं, डिफरेंट हेडिंग्स दी हैं। ठीक, मास प्रोडक्शन कंजम्पशन अब हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इनको स्टडी कर सकते हैं। राइज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, अब इसको सेकेंड ट्यूटोरियल के लिए रख देते हैं। आप भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में राइज ऑफ मास प्रोडक्शन कंजम्पशन को पिकअप करते हैं।